हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एक ही क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है, थोड़े स्ट्रैटेजी तरीके से, ताकि आपको चीजें डिफरेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम ना हो और चीजें आपको आसान लगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, ये पॉलिटी विद माइंड मैप्स की जो अपना पूरा सीरीज चल रहा है, इसके अंदर मेरा मकसद क्या है, आपको बहुत क्विक रिवीजन कराना और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे बैच के बारे में बता दूं। जितने भी नए स्टूडेंट्स रोजाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि टारगेटेड 2024 का जनरल अवेयरनेस का बैच हमारी ऐप पर है। आप लोग उसमें इनरोल कर सकते हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, साइंस, आपको सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। यानी जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके हाथ में पूरा सिलेबस आ जाता है और आपको ये टेंशन नहीं लेनी है सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से, जब भी आपका एग्जाम है उस हिसाब से आप अपनी कन्वीनियंस से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ्स भी साथ में मिलेंगी जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होंगी। फिर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको बैच में मिलेंगी। अब उसके बाद आपने पढ़ तो लिया, अब अपने आप को आप आंकना चाहते हो कि आपको कितना आया है, तो एसएससी की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारे टेस्ट विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। आप लोग टेस्ट सीरीज में भी परचम ऐप पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हैं, आपको मेल की आईडी भी दी है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया है। आप लोग हमारे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग से मिलके आप हमारे तक पहुंच सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब आपको पता है ये मैं बिल्कुल मेरी देसी भाषा में और बिल्कुल इस तरीके से चीज़ों को बनाती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, और किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं बहुत क्रिस्प मैनर में, आपको उसका भी आइडिया लग जाए। तो ये सब मेरी हैंडराइटिंग के अंदर आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इधर आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चीज़ें मिलेंगी, इधर आपको स्टेट की मिलेंगी। अब देखो, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अगर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो मैटर जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। किसी स्टेट लेवल पे अगर कोई मैटर चल रहा है तो मैटर जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। फॉर द यूटी, दिल्ली यूटी के लिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए मैटर सिर्फ और सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ही जाएगा, ठीक है। दिल्ली का अलग से कोई स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, बिकॉज वो यूटी है, तो इस बात को याद रखोगे। तो दोनों ही क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी कानून से बनी होंगी। एक्ट क्या है इनका, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। दिस इज सेम फॉर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद ये कौन है, क्या करते हैं, ये वॉचडॉग है, ठीक है। ये वॉचडॉग है, ये मैं कहूंगी पहरेदार है। किस चीज के, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ह्यूमन राइट्स का पूरे देश के अंदर और ये स्टेट के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को वॉचडॉग करते हैं, यानी कि उनको देखते हैं कहीं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही। अब इनके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर, ठीक है। कौन होगा चेयरपर्सन, कौन होंगे मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज चेयरमैन की चेयर पे बैठेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, ठीक है। मेंबर्स में कौन होंगे, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। देखो कितने हैं, 5 मेंबर है ना, एक चेयरमैन है और 5 मेंबर है, तो उनके हिसाब से देखो मैंने क्या कहा, एक चेयरमैन कौन हो गया वो तो हमने देख लिया। अब मेंबर्स में से एक मेंबर कौन है, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक इंसान, दूसरे मेंबर सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तीसरे जो है, 3 जो और बचे हैं टोटल 5 में से, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो 3 बचे हैं उनमें से एक महिला होनी जरूरी है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स का,
ठीक है। और इधर क्या है, इधर है चेयरपर्सन कौन होंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे आते हैं। चेयरपर्सन कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस यहाँ के चेयरमैन होंगे या जज होंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ हाई कोर्ट है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है। मेंबर्स में कौन होंगे, यहाँ क्या है सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ क्या आ गया सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। या फिर डिस्ट्रिक्ट जज विद एक्सपीरियंस ऑफ 7 years, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस हो। एक इंसान तो ये हो गया। अब सेकंड मेंबर कौन होगा, एक ऐसा इंसान जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स का। ठीक है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। कौन कौन होते हैं वो और मेंबर्स देखिए। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑफिस है उनके पास। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरपर्सन, नेशनल कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरपर्सन और चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी, इनके चेयरपर्सन भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबरशिप इनकी होती है, यानी एक एक्स्ट्रा ऑफिस इनके पास होता है। ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कौन है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात को समझेंगे, बात को समझेंगे। ठीक है। अब देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ। एक इंसान ये हो गए, एक इंसान ये हो गए। अब जो अदर 3 होंगे उन 3 में से ये जो आपको दिख रहे हैं चेयरपर्सन्स, इन चेयरपर्सन्स के मेंबर वहां 3 में शामिल होंगे। ठीक है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। ठीक है, गवर्नर करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी। अब जो ये मेंबर्स होते हैं इनको सेलेक्ट कौन करेगा, कौन बताएगा कौन मेंबर होगा नहीं होगा, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। उस सिलेक्शन कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, यहां भी 6 मेंबर होते हैं। पहले देखते हैं उस सिलेक्शन कमेटी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन होता है। प्रधानमंत्री होंगे उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन। स्पीकर होंगे लोकसभा के, डिप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। याद रखें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहां नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट यहां नहीं है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के भी लोकसभा के भी। यूनियन होम मिनिस्टर या फिर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनको भी सीजेआई से कंसल्ट करके आप यहां बिठा सकते हो इस कमेटी में। ठीक है, समझ रहे हो। यहां 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं, वहां पे पीएम है तो यहां पे सीएम है, क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव सेंटर में पीएम होता है तो स्टेट में सीएम होता है। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं तो स्टेट में गवर्नर होते हैं। यहां पे 6 मेंबर्स में कौन है, सीएम होंगे चेयरपर्सन, स्पीकर होंगे विधानसभा के, वहां लोकसभा है तो यहां विधानसभा, वहां डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, इस पॉइंट को याद रखें। यहां चेयरमैन है विधान परिषद के, डिप्यूटी चेयरमैन नहीं, चेयरमैन है विधान परिषद के। ठीक है। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे विधानसभा और विधान परिषद दोनों के। स्टेट होम मिनिस्टर होंगे, वहां यूनियन होम मिनिस्टर है, यहां स्टेट होम मिनिस्टर होंगे। और जो सिटिंग जज होंगे हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, उनको आप कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से डिस्कस करके ही बुला सकते हो। ठीक है। वहां पे जो काम हाई कोर्ट कर रहा है यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है, वहां पे जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है यहां हाई कोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये तो पता ही है ना कि सेंट्रल लेवल पे जो काम कौन करता है वही काम स्टेट लेवल पे कौन करता है। तो ये 6 मेंबर का पैनल्स होता है। ये पैनल ये बताएगा कि कौन कौन इस नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर्स हो सकते हैं। अब टेन्योर की बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो चेयरमैन और मेंबर है उनका टेन्योर या तो 3 साल पूरे हो जाए या 70 साल की उम्र पहले पूरी हो जाए, जो काम पहले हो जाए उसी हिसाब से टेन्योर होगा। यहां भी सेम है। ठीक है। इनको रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल है, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई नौकरी नहीं कर सकते। इसी विभाग में फिर से लग सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन सेंटर या स्टेट के लिए ये जो है वो कहीं और नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही ये भी नॉट, मतलब रीअपॉइंटमेंट यहां भी हो सकता है, सेम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कहीं और नौकरी नहीं ले सकते। ठीक है। अब सैलरी की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी सैलरी को डिटरमाइन करती है और स्टेट गवर्नमेंट इनकी सैलरी को डिटरमाइन करती है, लेकिन
ये इनकी सैलरी को आप डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते, यानी उसको कम नहीं कर सकते अगर एक बार कोई व्यक्ति अपॉइंट हो गया है तो। अब रेजिग्नेशन की बात करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाले अपना रेजिग्नेशन देते हैं गवर्नर को, ठीक है। अब फंक्शंस दोनों के सेम है, तो मैंने कोई बीच में लाइन नहीं डाली है, दोनों के सेम फंक्शन है, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट या सेंट्रल लेवल पे काम करेंगे। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा वो सेंट्रल लेवल पे वो काम कर रहा है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाले स्टेट लेवल पे वो काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? ह्यूमन राइट्स का अलग कहीं अगर कहीं वायलेशन हो रहा है या नेग्लिजेंस देखा जा रहा है कि किसी के मानव अधिकारों को चोट पहुंच रही है, तो या तो वो सुओ मोटो की पावर इनके पास है। सुओ मोटो क्या होता है? अपने आप ही एक्शन ले लेना बिना किसी एप्लीकेशन के, या फिर कोई पिटीशन लगी है, कोई एप्लीकेशन आई है कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है या फलां के साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो आप लोग एक्शन लीजिए। तो या तो सुओ मोटो से एक्शन ले लेते हैं या फिर पिटीशन की मदद से, ठीक है। जेल और डिटेंशन प्लेसेस में विजिट करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहीं जेल में तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या अदर लीगल सेफगार्ड्स को रिव्यू करने का काम इनका होता है, ठीक है। ट्रिटीज को, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करने का, क्योंकि यूएन ने भी तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स बताए हुए हैं, तो उनके हिसाब से काम होता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स लिटरेसी को स्प्रेड करना भी, कि आपके पास अधिकार कौन कौन से होते हैं, ये भी इनका काम है। अब अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, समझेंगे। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, यानी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, पूरे साल की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। यूनियन वाले, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले पार्लियामेंट में यानी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाले गवर्नर के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको पार्लियामेंट में दे देते हैं, और गवर्नर क्या करते हैं, उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दे देते हैं, ठीक है। फिर इनका खुद का जो प्रोसीजर होता है, अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज की सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमको सीबीआई वाले का ये बंदा चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है, हमें पुलिस का ये विभाग चाहिए मदद के लिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो स्टेट गवर्नमेंट की या पूरी इंडिया की गवर्नमेंट की एजेंसीज को यूज कर सकते हैं, ये उनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनका जो नेचर होता है ना, ये जो भी कहते हैं, खुद पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये ना रिकमेंडेशन दे देते हैं कि देखो ये पनिशमेंट इस इंसान के लिए बननी चाहिए, और विद इन वन मंथ बताना पड़ेगा कि भाई हम आपकी सलाह पर ये एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी घटना दुर्घटना घट रही है उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको ये इंफॉर्मेशन इनके पास देनी है। अगर कोई मैटर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो यहां पे मैटर नहीं जाएगा। कोई भी मैटर अगर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो यहां पे मैटर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और कोई भी जो दिल्ली से रिलेटेड केस है उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले ही डील करेंगे। हेडक्वार्टर कहां है इनका? दिल्ली में ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों का हेडक्वार्टर है। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की कुछ खास बातों की बात करते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैसे कैसे मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, या तो कोई स्टेट लिस्ट का मैटर हो या कोई कंकरेंट लिस्ट का मैटर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा केस है जिसको ऑलरेडी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देख रहा है या कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी भी देख रही है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाले बीच में नहीं बोल सकते, वो उस मैटर को अपने पास नहीं ला सकते। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको कोई नहीं देख रहा, उसको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाले देखेंगे, ठीक है। समझ गए? इस बात को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इनका रिमूवल कैसे होता है? रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे स्टेट लेवल के चेयरमैन और मेंबर हो, चाहे नेशनल लेवल के चेयरमैन और मेंबर हो। रिमूवल का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है। कब कब रिमूव कर सकते हैं? या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए हों, ठीक है, या अपने ऑफिस के बाहर कहीं और नौकरी कर रहे हों, या अनफिट है, अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, या फिर उनको ही किसी ऐसे केस में जेल में ऑफेंस कुछ ऐसा कर दिया कि जेल में कन्विक्शन आ गया है, या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी उनमें दिख रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा। अगर वो इंक्वायरी सही साबित होती है तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर देंगे। याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है, बट रिमूवल का काम नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, रिमूव प्रेसिडेंट ही करते हैं। इस बात को याद रखोगे। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। इनकी लिमिटेशन क्या है? देखो, अगर कोई मैटर 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो इनके पास कोई ताकत नहीं है उस मैटर को इंक्वायर करने की।
दूसरा, इनका सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर होता है, लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस मानी जा रही है नहीं मानी जा रही, 1 महीने के अंदर अंदर इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। इनके पास पनिशमेंट की कोई पावर नहीं है, नो पावर टू पनिश, ये किसी भी वायोलेटर को पनिश नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर कोई विक्टिम है तो उसको कुछ रिलीफ अवार्ड नहीं दे सकते, मॉनेटरी अवार्ड नहीं दे सकते कि हम आपकी मदद करेंगे, ये ऐसी कोई पावर इनके पास नहीं है। और आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में ये जो रिकमेंडेशन देते हैं 3 महीने के अंदर अंदर इनको बताएंगे कि आपकी रिकमेंडेशन पे हमने ये एक्शन लिया है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में बहुत लिमिटेड पावर इनके पास होती है, तो ये लिमिटेशन जो है वो इनके पास है। ठीक है, तो ये अपना पूरा टॉपिक था। टॉपिक बहुत बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दिया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। नॉट करेक्ट बताना है, 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में इनके पास कोई राइट नहीं होता कल्प्रिट को पनिश करने का। चेयरमैन और मेंबर जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कमीशन अपना एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है। आपको बताना है इनमें से गलत कौन है, और मुझे पूरा पता है कि आप इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ, एक और स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ, एक और इंपॉर्टेंट बॉडी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।